हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का स्टेप टू सक्सेस क्लासेस में। डेली करंट अफेयर्स की सीरीज में आज की वीडियो में हम लोग 13 से 17 फरवरी का 5 दिन का करंट एक साथ डिस्कस कर रहे हैं। ये करंट के वीडियोस थोड़े से डिले हो गए हैं बिकॉज यूपी पीसीएस की दो परीक्षाएं आरओ की और यूपी पीसीएस प्री 2024 की परीक्षा आने वाली है। तो आरओ की परीक्षा तो हो चुकी है, पीसीएस की परीक्षा अभी आने वाली है। तो उनकी रिगार्डिंग हमने कुछ स्पेसिफिक कंटेंट प्रोवाइड किया था जो चैनल पर अवेलेबल है। तो अगर आप लोगों में से कोई एग्जाम में बैठने वाला है पीसीएस प्री में तो वो सारा कंटेंट देख सकता है। उसकी एक डेडिकेटेड प्लेलिस्ट जो है वो हमारे यूट्यूब चैनल पर है। ठीक है, तो वहां से देख सकते हैं। बाकी अब करंट हम जो है वो जल्दी इसको स्ट्रीमलाइन कर लेंगे और फिर रेगुलर वीडियोस आपको मिलने लगेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपनी आज की वीडियो के पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, फिनलैंड के नए राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। ऑप्शन है जेवियर माइली, डेनियल नोबोआ, पेटेरी ओर्पो और अलेक्जेंडर स्टब। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब जो है वो ऑप्शन डी है। ये अलेक्जेंडर स्टब जो है ये फिनलैंड के नए राष्ट्रपति के रूप में जो है ये नियुक्त हुए हैं। ठीक है, और ये जो है वो 1 मार्च 2024 को आधिकारिक तौर पर राष्ट्रपति पद की शपथ ग्रहण करेंगे। ठीक है, ये नियुक्त हो चुके हैं बट ये जो ऑफिशियली शपथ लेंगे ये 1 मार्च को लेंगे। ठीक है, और ये स्पेशल इसलिए है बिकॉज फिनलैंड जो है वो नाटो में शामिल हो गया है और नाटो में शामिल होने के बाद ये उनका पहला चुनाव है। ठीक है, अप्रैल 2023 में फिनलैंड नाटो में शामिल हुआ था और नाटो गठबंधन का 31वां सदस्य देश बन गया था। ठीक है, यहाँ पर हमने आपको मैप भी दिखाया हुआ है, फिनलैंड की स्थिति दिखाई है। ये यहाँ आपका आर्कटिक ओशन है, यहाँ नॉर्वेजियन सी है, ये नॉर्थ सी है और ये बाल्टिक सी है। और बाल्टिक सी के बाद ऊपर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो है आपका फिनलैंड है। ठीक है, इस तरफ आपका रशिया है, यहाँ आपका स्वीडन है, यहाँ किनारे पर आपका नॉर्वे है। ठीक, और ये यहाँ पे आपका रहा यूनाइटेड किंगडम। तो ये फिनलैंड की जो है वो मैप में स्थिति है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य के गुप्तेश्वर वन को जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है? ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा और असम। तो सही जवाब जो है वो ऑप्शन सी है, उड़ीसा। और उड़ीसा का कोरापुट जिला है, कोरापुट जिले में जो गुप्तेश्वर वन स्थित है उसको उड़ीसा का चौथा जैव विविधता विरासत स्थल बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट घोषित किया गया है। 3 उड़ीसा में ऑलरेडी जैव विविधता स्थल स्थित थे, ये जो है आपका चौथा है। अन्य 3 की बात करें तो ये कंधमाला जिले में मंदसरू, गजपति जिले में महेंद्रगिरी और बारगढ़ बोलांगीर जिलों में गंधमर्दन। ये 3 जो है वो बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट्स ऑलरेडी है। ठीक है, और ये जो है गुप्तेश्वर वन चौथी ऐसी साइट बन गई है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2024 का WHO नेशनल मंडेला पुरस्कार निम्न में से किसे प्रदान किया गया है? ऑप्शन है आपके एम्स दिल्ली, निमहांस बेंगलोर, टाटा हॉस्पिटल मुंबई और रिम्स रांची। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन बी है, ये निमहांस बेंगलोर जो है इस हॉस्पिटल को वर्ष 2024 का WHO नेशनल मंडेला पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, इसका फुल फॉर्म देख लेते हैं। निमहांस का जो फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ न्यूरो साइंसेज, ये जो है इसका जो है फुल फॉर्म है। ठीक, और ये किस लिए दिया हुआ है? निमहांस को मानसिक स्वास्थ्य और कल्याण को बढ़ावा देने के लिए समर्पण और उत्कृष्ट योगदान देने के लिए ये पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, बात अगर पुरस्कार की करें तो इस पुरस्कार की स्थापना वर्ष 2019 में WHO द्वारा की गई थी और ये ऐसे व्यक्तियों, संस्थानों या सरकारी या गैर सरकारी संगठनों को सम्मान देता है जो स्वास्थ्य प्रचार में उल्लेखनीय योगदान देते हैं। ठीक है, वैसे जो है संस्थानों को, व्यक्तियों को, एनजीओs को ये पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, ये आपका निमहांस जो है वो बेंगलुरु में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, 12 फरवरी 2024 को महर्षि दयानंद सरस्वती की कौन सी जयंती कार्यक्रम का आयोजन किया गया? ऑप्शन है 190, 195वीं जयंती, 200वीं जयंती और 210वीं जयंती। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन सी है, ये 12 फरवरी 2024 को भारत में महर्षि दयानंद सरस्वती जी की 200वीं जयंती आयोजित की गई। ठीक है, और उनकी जयंती के दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के मोरबी में इनकी जो जन्म स्थली है स्वामी दयानंद सरस्वती जी की, टंकारा में, वहां पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसको मोदी जी ने संबोधित किया। थोड़ी सी डिटेल यहां पर स्वामी दयानंद सरस्वती जी के बारे में। इनका जन्म 12 फरवरी 1824 को गुजरात में हुआ था। ठीक है, बताया मोरबी में
टंकारा ये इनकी जन्मस्थली है और इनका जो असली नाम था या जो इनका नाम था वो मूल शंकर था और इन्होंने वर्ष 1875 में बंबई में आर्य समाज की स्थापना की है। ठीक है, इसके अतिरिक्त इनका एक नारा है जो बहुत चर्चित है, उसका है वेदों की ओर लौटो। ठीक है, जो 4 वेद हैं हिंदू माइथोलॉजी में तो उनके लिए बोला गया है वेदों की ओर लौटो, इन्होंने नारा दिया था और इन्होंने कर्म और पुनर्जन्म के सिद्धांत पर इन्होंने जोर दिया है। ठीक है, ये कभी कभी पूछ लिया जाता है कि स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने किस सिद्धांत पर जोर दिया है, तो इन्होंने कर्म और पुनर्जन्म के सिद्धांत पर जोर दिया है। ये जाति व्यवस्था, मूर्ति पूजा और अस्पृश्यता, अनटचेबिलिटी जिसको आप बोलते हैं, उसके विरोधी थे और इन्होंने पुरुषों और महिलाओं की शिक्षा के लिए दयानंद एंग्लो वैदिक विद्यालय, जिनको आजकल डीएवी बोलते हैं, ठीक है, ये डीएवी विद्यालयों की स्थापना की थी। आज भी ये विद्यालय जो है और ये कार्य कर रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा इन्होंने कई पुस्तकें लिखी जिसमें चर्चित पुस्तकें हैं इनकी सत्यार्थ प्रकाश, संस्कार विधि, ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका, ये पूरी पुस्तक का नाम है। तो इस तरह की इनकी जो है वो कई पुस्तकें शामिल हैं। ठीक, आगे चलने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो भी हम लोग क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं ये हम आपको पीडीएफ के फॉर्म में भी प्रोवाइड करते हैं। इन पीडीएफ के लिए आप हमें ये टेलीग्राम ग्रुप का हमारा जो है यूजर नेम दिया हुआ है। इसके अतिरिक्त यहाँ पर जो है वो यूट्यूब के थ्रू, सॉरी यूट्यूब बोल रहा हूं मैं, आप हमें व्हाट्सएप के थ्रू भी जो है वो हमसे जुड़ सकते हैं। ठीक है, हमारा जो व्हाट्सएप नंबर है वो है 7065912075। ठीक है, ये जो है हमारा व्हाट्सएप नंबर है, तो इस व्हाट्सएप नंबर के थ्रू भी आप हमसे जुड़ सकते हैं और ये पीडीएफ आप सारी एज इट इज ले सकते हैं। ये पीडीएफ जो है आपकी मोबाइल फ्रेंडली हैं, आप इनको आराम से मोबाइल पर पढ़ सकते हैं। इनका फॉन्ट इस तरह से है कि आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, आप मोबाइल में इजीली इनको पढ़ सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय नौसेना के लिए 11 शक्ति इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम की खरीद के लिए रक्षा मंत्रालय ने किसके साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किया है? HAL, इसरो, BEL और DRDO। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन सी है, BEL या भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के साथ भारतीय नौसेना ने जो है वो रक्षा मंत्रालय ने भारतीय नौसेना के लिए 11 शक्ति इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम की खरीद के लिए एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। ठीक है, ये जो है कॉन्ट्रैक्ट की कुल कीमत की बात कही जाए तो ये 2269 करोड़ 2269 करोड़ रुपए से ज्यादा है। और ये जो शक्ति इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम्स हैं ये स्वदेशी रूप से डिजाइन किए गए हैं, विकसित किए गए हैं और निर्मित किए गए हैं। और ये क्या कर सकते हैं, ये इलेक्ट्रॉनिक उत्सर्जन को रोक सकते हैं और घने विद्युतीय चुंबकीय वातावरण में जवाबी उपाय लागू कर सकते हैं। ये समहाउ जो है वो डिफेंस मैकेनिज्म है, इसको ये क्या करेंगे, मजबूत करेंगे। ठीक है, थोड़ी सी डिटेल यहां पर BEL के बारे में, ये रक्षा मंत्रालय के अधीन एक सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है, CPSE है। इसकी स्थापना जो है वो 1954 में हुई, मुख्यालय इसका बेंगलुरु में है और ये भारतीय रक्षा सेवाओं की रणनीतिक जरूरतें, जो स्ट्रेटेजिक रिक्वायरमेंट्स हैं, उनको ये पूरा करता है। ठीक है, ताकि भारत की रक्षा क्षेत्र को क्या किया जा सके, डिफेंस को मजबूत किया जा सके। अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2024 में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संचालित सरकारी सेवाएं श्रेणी में किस देश ने प्रतिष्ठित 9वां गॉवटेक पुरस्कार जीता है? ये पुरस्कार का नाम ही है गॉवटेक। ठीक है, ऑप्शन है अमेरिका, भारत, चीन और फ्रांस। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन बी है, ये भारत ने प्रतिष्ठित 9वां गॉवटेक पुरस्कार जीत लिया है। ये समिट का जो आयोजन हुआ ये 12 से 14 फरवरी 2024 तक दुबई संयुक्त अरब अमीरात में इसका आयोजन हुआ और भारत ने ये पुरस्कार जीता है। ये पुरस्कार जो भारत का सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय है, इनकी परियोजना है आई रास्ते। ठीक है, आई स्मॉल और RASTA रास्ते परियोजना के लिए ये दिया गया है। और इस परियोजना का जो मुख्य उद्देश्य है वो शहरी क्षेत्रों में 50% सड़क दुर्घटनाओं को कम करना है। जो दुर्घटनाओं की संख्या है उसमें 50%, मतलब उसको आधे से भी नीचे लेकर आना है। इसके अलावा ये जो आई रास्ते है इसका लक्ष्य शहर के सड़क नेटवर्क के भीतर जो ब्लैक स्पॉट्स हैं, ठीक है, जहां पर दुर्घटनाएं होने की संभावनाएं बहुत ज्यादा होती हैं, वैसे स्पॉट्स को कम करना भी है। तो इसके लिए जो है वो भारत को ये पुरस्कार दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, नीति आयोग ने कृषि वानिकी के साथ बंजर भूमि को हरा भरा बनाने और उसका जीर्णोद्धार करने के लिए किस पहल की शुरुआत की है? ऑप्शंस हैं हरियाली, धरा,
ग्रो और ग्रीन। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन सी है। ये ग्रो नाम से जो है एक पहल शुरुआत की है नीति आयोग ने, ठीक है, बंजर भूमि को हरा भरा बनाने के लिए, ठीक है। ये ग्रो का जो फुल फॉर्म है वो है ग्रीनिंग एंड रेस्टोरेशन ऑफ वेस्टलैंड विद एग्रो फॉरेस्ट्री, ठीक है। ये वेटलैंड नहीं वेस्टलैंड है, ठीक है, जो बंजर है जिसका किसी भी कृषि कार्य के लिए जो है उपयोग नहीं हो पाता है, ठीक है। ये सारा इसके प्रोग्राम के बारे में जो है हमने थोड़ी सी डिटेल डाली है। आप डिटेल अगर चाहते हैं तो आप वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या आप हमसे टेलीग्राम या व्हाट्सएप के माध्यम से जुड़कर पीडीएफ ले सकते हैं। उन पीडीएफ में ये सारी डिटेल है, ठीक है, ये डिटेल है, आप इसको देख लीजिएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन है APAAR वन नेशन वन स्टूडेंट आईडी कार्ड पर राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन 13 फरवरी को किस राज्य में किया गया? ऑप्शन है आपके गुजरात, उत्तर प्रदेश, केरल और नई दिल्ली। तो इसका सही जवाब ऑप्शन डी है। ये अपार पर जो एक सम्मेलन है उस सम्मेलन का उद्घाटन 13 फरवरी को नई दिल्ली में, और ये शिक्षा मंत्री जो है भारत के अभी धर्मेंद्र प्रधान जी उनके द्वारा किया गया है। ये अपार का फुल फॉर्म यहाँ पे लिखा है ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्टर, ठीक है। ये जो है सरकार नया एक अकाउंट बनाने वाली है, और इसका उद्देश्य जो है वो प्रत्येक छात्र को एक अद्वितीय और स्थायी 12 अंक की, ये हो सकता है आपसे पूछ लिया जाए कि ये अपार जो आईडी होगी ये कितने अंक की होगी, तो ये 12 अंक की होगी। जैसे आपका आधार कार्ड होता है उसमें भी आपको 12 अंक मिलते हैं, वैसे ही इसमें भी 12 अंक मिलेंगे। इस तरह की 12 अंकों की एक आईडी प्रदान की जाएगी जिसमें उस छात्र की शैक्षणिक उपलब्धियों को एक ही स्थान पर समेकित करके, इंटीग्रेटेड करके पूरे भारत में छात्रों के लिए एकीकृत और सुलभ शैक्षिक अनुभव प्रदान करना है। इसमें आपकी जो भी शैक्षणिक गतिविधियां होंगी, जिस तरह से आप एकेडमिकली जो है प्रोग्रेस करेंगे, वो सारी जो डिटेल्स हैं आपके इसमें जो है वो रजिस्टर होंगी, इसके अंदर समेकित होंगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है दुनिया की पहली एयर टैक्सी सेवा शुरू करने के लिए समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं? भारत ने, यूएई ने, अमेरिका ने और चीन ने। तो इसका सही जवाब जो है ऑप्शन बी, ये यूएई और यूएई में दुबई ने जो है ऐसे समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। और जो वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2024 जो आयोजन हुआ है उसके दौरान जो है दुबई ने दुनिया की पहली एयर टैक्सी सेवा शुरू करने के लिए समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। इसके लिए जो है जॉबी एविएशन का S4 विमान है, ये विमान जो है एयर टैक्सी सेवा जो है प्रदान करेगा, जिसमें एक पायलट के साथ 4 यात्रियों को ले जाने की क्षमता है। इस तरह से इनको डिजाइन किया गया है। ये बैटरी द्वारा जो है वो संचालित होगा, और इसकी जो अधिकतम सीमा है वो 161 किलोमीटर, और अधिकतम गति जो है, स्पीड जो है वो 321 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है। ये हेलीकॉप्टरों की तुलना में ध्वनि प्रदूषण को भी कम करेगा, और उम्मीद है कि ये जो एयर टैक्सी नेटवर्क है ये 2026 में अपना परिचालन क्या कर देगा, शुरू कर देगा। तो दुबई जो है, यूएई जो है वो ऐसा करने वाला दुनिया का पहला देश है, ठीक है। अगला है नींबू की प्रजाति काजी नेमू को किस राज्य ने राज्य फल के रूप में नामित किया है? छत्तीसगढ़, उड़ीसा, असम और झारखंड। तो सही जवाब जो है इसका ऑप्शन सी है। ये असम राज्य सरकार ने नींबू की प्रजाति काजी नेमू को क्या किया है, राज्य फल, स्टेट फ्रूट जो है वो डिक्लेयर किया हुआ है, ठीक है। ये जो काजी नेमू है इसका अगर आप साइंटिफिक नाम देखें तो ये साइट्रस लिमोन इसका जो है वो वैज्ञानिक नाम है, और ये असम का स्थानीय फल या रीजनल फ्रूट है, ठीक है। इसको पहले ही भौगोलिक संकेतक या जीआई टैग जारी किया जा चुका है, ठीक है। और ये अपने पाक और चिकित्सीय गुणों के कारण जो है वो अत्यधिक मूल्यवान फल जो है वो माना जाता है, ठीक है। इसका जो स्वाद है वो विशेष रूप से अम्लीय और तेज, इंटेंस होता है, और ये क्या है, सूजन रोधी, एंटी इंफ्लेमेटरी और पाचन गुण, ठीक है, डाइजेस्टिव प्रॉपर्टीज के लिए भी ये क्या है, प्रसिद्ध है, ठीक है। तो काजी नेमो, साइट्रस लेमोन। हो सकता है आपसे सीधा ना पूछा जाए, आपसे इसके बारे में ही थोड़ा बहुत कुछ पूछ लिया जाए, डायरेक्टली ना पूछा जाए कि असम ने क्या है, बट इस तरह के क्वेश्चंस भी आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हाल में दुनिया का सबसे बड़ा एक दिवसीय चुनाव किस देश में संपन्न हुआ? भारत, अमेरिका, इंडोनेशिया और चीन। तो सही जवाब जो है वो ऑप्शन सी है। ये इंडोनेशिया में दुनिया का सबसे बड़ा जो है वो एक दिवसीय चुनाव जो है इंडोनेशिया में संपन्न हुआ है, ठीक है। और ये जो चुनाव हुआ था ये 14 फरवरी 2024 को आयोजित हुआ, जिसमें इंडोनेशिया में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और वहां की जो संसद है, पीपल्स कंसल्टेटिव असेंबली,
MPR इसके चुनाव जो है आयोजित किए गए, जिसमें लगभग 205 मिलियन मतदाताओं ने भाग लिया। ठीक है, और ये दुनिया का क्या है, तीसरा सबसे बड़ा लोकतंत्र है। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र जो है वो भारत है, लेकिन भारत में जो चुनाव है वो कई चरणों में आयोजित होते हैं। ठीक है, जबकि यहाँ पर 205 मिलियन मतदाताएं जो हैं वो एक साथ एक ही दिन भाग लेने वाले थे। इस वजह से इसको जो है वो इस तरह का जो है स्टेटस दिया गया है। और इन चुनावों में प्रबोवो सुबियांतो ने राष्ट्रपति पद पर जीत हासिल कर ली है। यहाँ पर हमने मैप में आपको इंडोनेशिया की स्थिति बताई हुई है। ये इंडोनेशिया यहाँ पे है, कई द्वीपों का समूह है। नीचे आप देखेंगे तो ये ऑस्ट्रेलिया है, ऊपर थाईलैंड है, यहाँ फिलीपींस है, यहाँ वियतनाम है, ये पैसिफिक ओशन है, यहाँ पर इंडियन ओशन है। ठीक है, ये जो है वो इंडोनेशिया की मैप में स्थिति है। और इंडोनेशिया की जो राजधानी है जकार्ता, वो आपकी यहाँ रही। ठीक, अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय खिलाड़ी पर डोपिंग के आरोप में 12 साल का प्रतिबंध लगा दिया गया है? ये डोपिंग के आरोप जो हैं इन पर सिद्ध हो गए हैं, प्रूव हो गए हैं, जिसके बाद इन पर ये प्रतिबंध लगाया गया है। खिलाड़ी का नाम है रचना कुमारी, दुती चंद, कमलजीत कौर और अजय कुमार। तो सही जवाब जो है ऑप्शन ए, ये रचना कुमारी जी जो है एथलीट है। ठीक है, इन पर क्या किया है, डोपिंग के आरोप जो है वो सिद्ध होने के कारण अंतरराष्ट्रीय महासंघ की एथलेटिक्स इंटीग्रिटी यूनिट ने जो है इन पर प्रतिबंध लगाया है। 12 साल का प्रतिबंध लगाया है। ये भारत में क्या करती हैं, हैमर थ्रोअर है। ठीक है, ये प्लेयर जो है वो हैमर थ्रोअर है, इन पर प्रतिबंध लगा हुआ है। और इनके डोप नमूने में स्टेरॉइड, स्टेनोजेलोल, मेटेंडिएनॉल, डिहाइड्रोक्लोरोमिथाइल टेस्टोस्टेरोन और क्लेनब्यूटेरोल, ये जो है इनके उसमें नमूनों में पाए गए हैं। ठीक है, इस वजह से इन पर यह प्रतिबंध लगाया गया है। इसके पहले भी इनको 18 मार्च 2015 से 17 मार्च 2019 तक 4 साल का प्रतिबंध ये पहले भी झेल चुकी हैं और ये दोबारा जो है दोषी पाई गई हैं। अब की बार इन पर 12 वर्ष का प्रतिबंध लगा दिया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विश्व सामाजिक मंच वर्ल्ड सोशल फोरम 2024 की 16वीं बैठक की शुरुआत कहां से हुई? ठीक है, ऑप्शन है नई दिल्ली, काठमांडू, ढाका और थिम्पू। तो सही जवाब जो है इसका ऑप्शन है बी, काठमांडू। ठीक है, ये WSF की जो 16वीं बैठक है वो काठमांडू में आयोजित हुई। ये आयोजन 15 से 19 फरवरी के बीच नेपाल की राजधानी काठमांडू में हुआ। इस मीटिंग का जो विषय था, थीम है, वो है एक और दुनिया संभव, एनदर वर्ल्ड इज पॉसिबल। ठीक है, इसमें लगभग 92 देशों से लगभग 40,000 प्रतिभागियों ने जो है वो इसके शामिल होने की जो है वो उम्मीद है। ठीक, और इसमें क्या है, जातिगत भेदभाव, आर्थिक असमानता, श्रम, प्रवासन, जलवायु न्याय, लैंगिक समानता, शांति और सतत विकास आदि जो है वो कई विषय जो है शामिल किए जाएंगे, जिस पर इस पर डिस्कशन वगैरह होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2024 का सर्वश्रेष्ठ प्रौद्योगिकी बैंक पुरस्कार किस बैंक को प्रदान किया गया है? ऑप्शन है इंडियन बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, साउथ इंडियन बैंक और पंजाब नेशनल बैंक। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन सी है, ये साउथ इंडियन बैंक को वर्ष 2024 का सर्वश्रेष्ठ प्रौद्योगिकी बैंक पुरस्कार जो है वो दिया गया है। ठीक है, ये पुरस्कार इंडियन बैंक्स एसोसिएशन की जो वार्षिक मीटिंग है, वार्षिक सम्मेलन है, उस सम्मेलन में इनको जो पुरस्कार दिया गया है। इसके अतिरिक्त जो है इनको 2 और श्रेणियां, सर्वश्रेष्ठ तकनीकी प्रतिभा और संगठन और सर्वश्रेष्ठ IT जोखिम और प्रबंधन, तो कुल मिलाकर इनको 3 कैटेगरी में जो है वो अवार्ड दिया गया है। थोड़ी सी यहाँ पर डिटेल जो है वो भारतीय बैंक संघ या इंडियन बैंक्स एसोसिएशन के बारे में। इसकी स्थापना 26 सितंबर 1946 को हुई और ये भारत में बैंकिंग प्रबंधन हेतु एक प्रतिनिधि सभा, रिप्रेजेंटेटिव बॉडी के रूप में है। ये भारतीय बैंकों एवं वित्तीय संस्थानों ने इसकी स्थापना की थी। आरंभ में इसमें जो है वो 22 भारतीय बैंक इसके सदस्य थे। इसका जो उद्देश्य है, भारतीय बैंकिंग का विकास, समन्वय और इनको मजबूत बनाना है। और वर्तमान अगर अध्यक्ष की बात की जाए IBA की, तो श्री AK गोयल जी जो हैं, ठीक है, ये जो है पंजाब नेशनल बैंक से हैं। ठीक है, ये जो है इसके अध्यक्ष हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन है, स्टार्टअप फोरम फॉर एस्पायरिंग लीडर्स एंड मेंटर्स, अंग्रेजी में देखेंगे तो सुफलाम। ठीक है, इसका आयोजन कहाँ किया गया है? ठीक, उत्तर प्रदेश, पंजाब, मुंबई और
दिल्ली। तो सही जवाब जो है ऑप्शन डी दिल्ली है। ये सुफलाम का आयोजन जो है वो दिल्ली में किया गया है। ये सुफलाम जो है ये खाद्य प्रसंस्करण उद्यमियों के लिए एक स्टार्टअप कॉन्क्लेव है। इसमें आपका जो है वो फुल फॉर्म इसका महत्वपूर्ण है। ठीक, सुफलाम का फुल फॉर्म तो आप फिर देख लीजिए। एस फॉर स्टार्टअप, एस फॉर स्टार्ट, यू फॉर अप हो गया, एफ फॉर फोरम, ठीक है, फॉर, और उसके बाद से ए फॉर एस्पायरिंग, एल फॉर लीडर्स एंड एम फॉर मेंटर्स। तो ये इस तरह से जो है इसका फुल फॉर्म बन जाएगा। ठीक, बाकी आपको ये डिटेल जो देखनी है तो आप स्क्रीनशॉट लेके या पीडीएफ के माध्यम से देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, राजनीतिक फंडिंग के लिए चुनावी बॉन्ड योजना के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन है, योजना की शुरुआत 2 जनवरी 2018 को हुई थी। दूसरा कथन है, 15 फरवरी 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने इस योजना को असंवैधानिक घोषित कर दिया। ठीक, ऑप्शन है आपके, एक सही है, दो सही है, एक और दो सही है, दोनों गलत है। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन सी है। ये दोनों स्टेटमेंट जो है सही है। इस योजना की जो चुनावी बॉन्ड योजना है इसका आरंभ जो है वो 2 जनवरी 2018 को हुआ, जबकि 15 फरवरी 2024 को सुप्रीम कोर्ट की एक 5 जजेस की जो बेंच थी, जिसको कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बोलते हैं, उसने इसको असंवैधानिक करार दिया हुआ है। ठीक है, इसके अलावा जो है कोर्ट ने बोला है कि जो चुनावी बॉन्ड जारी करता बैंक है एसबीआई जो है ये बॉन्ड जारी करता है। तो इन्होंने बोला है कि एसबीआई को बोला है कि आपको 6 मार्च 2024 तक जितने भी आपको ये डोनेशन चुनावी बॉन्ड आपके परचेज हुए हैं उन सब की जानकारी आपको भारतीय चुनाव आयोग, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को जो है वो जानकारी देना है, और कब से, वर्ष 2019 से। ठीक है, ये विवरण जमा करने का आदेश दिया है। और उसके बाद ईसीआई को भी बोला है कि आपको जो ये इंफॉर्मेशन मिलेगी आपको अपनी वेबसाइट पर ये पब्लिश करनी होगी। ठीक है, और डेटा के मुताबिक माना जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को 2022-23 में कुल 1294 करोड़, जबकि कांग्रेस को 171 करोड़ रुपए जो है वो चंदे के रूप में मिले हुए हैं। ठीक है, और भी पार्टियों के बारे में इसमें डिटेल दिया है। थोड़ी सी डिटेल चुनावी बॉन्ड के बारे में। ठीक है, इसको वर्ष 2017 में एक वित्त विधेयक के माध्यम से पेश किया गया और वर्ष 2018 में ये लागू हो गया। ठीक है, और इसका जो स्पेशलिटी, इसकी विशेषता थी, मतलब जो ये है, ये क्या करता है, योजना दानकर्ता की पहचान को गुप्त रखते हुए पंजीकृत राजनीतिक दलों को दान देने के लिए एक साधन के रूप में काम करते हैं। मतलब आप डोनेशन दे सकते हैं, बॉन्ड्स के माध्यम से कर सकते हैं। वो बॉन्ड आप बैंक से खरीदेंगे फिर भी आपकी जो है पहचान गोपनीय रखेगी। ठीक है, ये स्टेट बैंक द्वारा जारी किए जाते थे। 1000, 10,000, 1 लाख, 10 लाख तथा 1 करोड़ रुपए मूल्य वर्ग में ये बॉन्ड जारी किए जाते थे। और ये जो बॉन्ड है ये जारी होने की तारीख से 15 दिनों तक के लिए वैध होते थे। मतलब पार्टियों को इनको 15 दिन के भीतर कैश करवाना होता था। ठीक है, और भारतीय नागरिक या भारत में स्थापित संस्थाएं इन बॉन्ड्स को व्यक्तिगत रूप से या अन्य व्यक्तियों के साथ संयुक्त रूप से खरीद सकते थे। ठीक है, ये बॉन्ड की जो है वो विशेषताएं हुई। ठीक है, उसके बाद राजनीतिक दलों की पात्रता, मतलब किन दलों को इन बॉन्डों के माध्यम से दान मिल सकता है। तो केवल वे राजनीतिक दल जो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 29A के तहत पंजीकृत हैं, रजिस्टर्ड हैं, और जिन्होंने पिछले लोकसभा या विधानसभा आम चुनावों में डाले गए वोटों में कम से कम 1% वोट हासिल किए गए हो। ठीक है, कुल डाले गए वोट, वैध मत नहीं, कुल डाले गए वोटों में कम से कम 1% वोट हासिल किए हों। थोड़ी सी डिटेल की, इनको असंवैधानिक क्यों माना है कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि ये जो चुनावी बॉन्ड योजना है ये संविधान के अनुच्छेद 19(1) का और सूचना के अधिकार अधिनियम कानून का उल्लंघन करता है। कोर्ट का कहना है कि अनुच्छेद 19(1) का के तहत मतदाताओं को मिले उस अधिकार का उल्लंघन करते हैं जिसके मुताबिक राजनीतिक दलों को मिलने वाली डोनेशंस की जानकारी वोटर्स को होनी चाहिए। तो हो सकता है आपसे यही पूछ लिया जाए कि जो चुनावी बॉन्ड है इनको संविधान के किस अनुच्छेद का जो है वो वायलेशन माना है, या किस कानून का जो है वो वायलेशन माना है। तो अनुच्छेद 19(1) का या 19(1)A और आरटीआई जो सूचना का अधिकार कानून है इनका उल्लंघन माना है। अगला क्वेश्चन है, अप्रवासी भारतीय और भारतीय विदेशी नागरिकों से संबंधित वैवाहिक मुद्दों पर कानून शीर्षक से अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है। नीति आयोग ने, गृह मंत्रालय ने, 22वें विधि आयोग ने और विदेश मंत्रालय ने। तो इसका जो सही जवाब ऑप्शन सी है। ये 22वें विधि आयोग ने एक इस शीर्षक से जो है वो रिपोर्ट जारी की है। एक्चुअल में विधि आयोग के पास जो है वो विदेश मंत्रालय से एक रेफरेंस आया था। एक विधेयक है अनिवासी भारतीयों के
विवाह के पंजीकरण विधेयक 2019 या एनआरआई विधेयक 2019। इसके लिए एक रेफरेंस आया था कि आप इसकी जांच कीजिए और आप जांच में सुझाव दीजिए। तो ये विधेयक केवल क्या था, अनिवासी भारतीय एनआरआईज के लिए था, लेकिन जब विधि आयोग ने अपनी सिफारिशें की तो इन्होंने एनआरआईज के साथ साथ भारत के विदेशी नागरिक ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया इनको भी इसमें रिकमेंडेशंस में अपनी जो है इनको शामिल किया है। इन्होंने बोला है कि एनआरआईज ओसीआईज और भारतीय नागरिकों के बीच होने वाले सभी विवाहों को अनिवार्य रूप से भारत में पंजीकृत किया जाना चाहिए, भारत में रजिस्टर होने चाहिए। आप चाहे विवाह जो है वो भारत के बाहर करें। इसके अलावा इन्होंने बोला है कि केंद्रीय कानूनों में तलाक या डाइवोर्स, जीवन साथी के भरण पोषण, बच्चों की अभिरक्षा और भरण पोषण और एनआरआई ओसीआई पर समन, वारंट या न्यायिक दस्तावेज जुडिशियल डॉक्यूमेंट्स को तामील या सर्व करने के प्रावधान भी जो है इन पर शामिल होने चाहिए। इन्होंने बोला है कि इस कानून में ये प्रोविजन आपको डालने होंगे। इसके अलावा इन्होंने बोला है कि वैवाहिक स्थिति की घोषणा को अनिवार्य करने, आपको जो है वो ऐसे सिटीजन्स को अपनी जो मैरिटल स्टेटस है उसको उनको जो है वो मैंडेटरीली डिक्लेयर करना होगा। इसके अलावा पति पत्नी के पासपोर्ट को एक दूसरे के साथ जोड़ने और दोनों पति पत्नी के पासपोर्ट पर विवाह पंजीकरण संख्या का उल्लेख करने के लिए पासपोर्ट कानून 1967 में अपेक्षित संशोधन की आवश्यकता है। इस तरह की जो है इन्होंने अपनी एग्जॉस्टिव रिकमेंडेशंस दी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 500 टेस्ट विकेट लेने वाले दूसरे सबसे तेज भारतीय खिलाड़ी बने हैं। ऑप्शन है कुलदीप यादव, रविंद्र जडेजा, बुमराह और आर अश्विन। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन डी है। ये आर अश्विन जी जो है ये जो टेस्ट क्रिकेट में जो है वो 500 विकेट लेने वाले दूसरे सबसे तेज भारतीय बने हुए हैं। ठीक है, इन्होंने जो है वो राजकोट के निरंजन शाह स्टेडियम में 500 टेस्ट विकेट लेने की बड़ी उपलब्धि हासिल की है और ये उपलब्धि इन्होंने इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं जैक क्रॉली, उनका विकेट लेकर ये जो है वो उपलब्धि है हासिल की है। ठीक है, अश्विन जो है वो ऐसा करने वाले दूसरे भारतीय हैं। तो पहले भारतीय जो है वो अनिल कुंबले हैं, इन्होंने जो है वो सबसे तेज 500 विकेट लिए थे और इनके जो अभी तक विकेट हैं वो 619 विकेट है टोटल। जबकि 800 विकेट के साथ श्रीलंका के मुरलीधरन जो है वो सर्वकालिक अग्रणी विकेट लेने वाले गेंदबाज हैं। ठीक है, अनिल कुंबले के 619 विकेट जबकि मुरलीधरन के जो है वो 800 विकेट है टोटल। और अश्विन जो है वो सबसे तेज 500 विकेट लेने वाले दूसरे भारतीय खिलाड़ी बन गए टेस्ट विकेट। अगला क्वेश्चन है मिलन नौसैनिक अभ्यास का 12वां संस्करण कहां आयोजित किया गया है। ऑप्शन है चेन्नई, कोचीन, विशाखापत्तनम और मुंबई। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन आपका सी है। ये जो आयोजन है मिलन के 12वें संस्करण का आयोजन विशाखापत्तनम में किया गया। ठीक है, विशाखापत्तनम में, और इसका आयोजन जो हुआ है वो 19 से 27 फरवरी के बीच में आयोजन हुआ है और इस अभ्यास में 50 से अधिक देश क्या करेंगे, पार्टिसिपेट करेंगे, भाग लेंगे। इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो है सभी हितधारकों के लाभ के लिए समुद्री व्यापार की सुरक्षा सुनिश्चित करना। जो समुद्र के थ्रू व्यापार होता है उसको क्या करना है, सुरक्षा सुनिश्चित करना है। ठीक, ये मिलन जो है ये भारतीय नौसेना की पूर्वी कमान, ईस्टर्न कमांड जो है वो इंडियन नेवी की, उसके तत्वाधान में आयोजित किया जाने वाला द्विवार्षिक, मतलब 2 साल में एक बार किया जाता है, बहुपक्षीय या मल्टीलेटरल। ठीक है, जिसमें कई सारे देश जो हैं, कई सारे देशों की नौसेनाएं, और यहां हमने बताया है कि आपको 50 से अधिक देशों की नौसेनाएं इसमें भाग लेंगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है किस आईआईटी के प्रोफेसर ने एक ध्वनि के आधार पर पहचान कर सकने वाला साउंड बेस्ड डिटेक्शन एंटी ड्रोन सिस्टम विकसित किया है। ऑप्शन है आईआईटी दिल्ली, आईआईटी रुड़की, आईआईटी जम्मू और आईआईटी मुंबई। तो इसका सही जवाब जो है आपका ऑप्शन सी है। ये आईआईटी जम्मू के इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग विभाग के प्रोफेसर हैं, नाम है डॉक्टर करण नथवानी, ये कारण नहीं करण नथवानी होना चाहिए। इन्होंने एक एंटी ड्रोन सिस्टम विकसित किया है जो मुख्य रूप से ध्वनि प्रौद्योगिकी या साउंड टेक्नोलॉजी पर कार्य करता है और ये अपनी तरह की क्या है, पहली प्रणाली है जिसमें ये ध्वनि आधारित पहचान, साउंड बेस्ड डिटेक्शन नामक जो है तकनीक पर विकसित किया है। यह क्या कर सकता है, 300 मीटर तक की दूरी पर उड़ रहे ड्रोन, विमान या पक्षियों को उनकी आवाज से आसानी से पहचान सकता है। एक्चुअल में इसमें जो है वो कई सारी आवाजें प्री रिकॉर्डेड होंगी और ये जो ध्वनि
उसके माध्यम से हो रही होगी, ड्रोन के माध्यम से, उसको अपने सिस्टम में चेक करेगा कि उससे चेक करने के बाद ये आइडेंटिफाई करेगा कि ये जो हमारा है या कहीं और का है, अनआइडेंटिफाइड ये है, और उसके बाद से जो है वो इसके जो है डिफेंस पे भी काम करने का मौका देगा। तो आज करंट अफेयर्स वाले वीडियो में इतना ही। बाकी आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज हमें लाइक करके कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको टाइमली अपडेट्स मिल जाए और आप नए वीडियोस के लिए जो है वो संस्थान से लगातार जुड़े रहें। पीडीएफ के लिए आप हमें टेलीग्राम से या व्हाट्सएप के माध्यम से जुड़ सकते हैं। तो आज इतना ही। बाकी नए क्वेश्चंस के साथ जल्द मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।